मैं ज्योति तिवारी, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जीवाजीगंज उज्जैन, कक्षा 12 जीव विज्ञान, अध्याय 13 जीव और समष्टियां। इस अध्याय के अंतर्गत आज हम समष्टियां, समष्टि गुण, समष्टि वृद्धि, वृद्धि मॉडल, जीवन वृत्त विभिन्नता, समष्टि पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। समष्टियां या पॉपुलेशन क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी नियत समय पर निवास करने वाले एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की समष्टि कहलाती है। समष्टि प्रजाति के अधीन एक ही प्रकार के जीवों की सहकारी इकाई है। किसी भी क्षेत्र की समष्टि स्थिर नहीं रहती, क्योंकि किसी भी नियत समय पर जीवों की संख्याएं घटती बढ़ती रहती है। अतः किसी समष्टि के वर्णन में निम्न 3 बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 1, किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या। नंबर 2, दिया गया क्षेत्र या स्थान। नंबर 3, नियत स्थान या समय। समष्टि गुण। प्रकृति में जीव प्रायः एकाकी जीवन व्यतीत नहीं करते। उनमें से अधिकांश स्पष्ट सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर समान संसाधनों को साझा करते हैं, संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं तथा आपस में प्रजनन करते हैं। प्रजनन का अर्थ यहाँ लैंगिक प्रजनन से है, लेकिन पारिस्थितिक अध्ययनों में अलैंगिक प्रजनन के फलस्वरूप बने जीवों को भी समष्टि माना जाता है। जन्म दर व मृत्यु दर। जन्म दर किसी इकाई समय में जीव संख्या द्वारा उत्पन्न नए जीवों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, अधिकतम जन्म दर। नंबर 2, वास्तविक जन्म दर। मृत्यु दर किसी इकाई समय में किसी जीव संख्या में मरने वाले जीवों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर की तरह मृत्यु दर भी 2 प्रकार की होती है। न्यूनतम मृत्यु दर, वास्तविक मृत्यु दर। लिंग अनुपात। एक जीव को नर या मादा के रूप में देखा जाता है, लेकिन समष्टि में लिंग अनुपात का गुण होता है। जैसे 60% समष्टि मादा व 40% नर आदि। मानव समष्टि में इसे प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। लिंग अनुपात 940 के रूप में अभिव्यक्त करने का अर्थ है कि नियत समय में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है। आयु वितरण। किसी भी नियत समय पर समष्टि भिन्न भिन्न आयु के जीवों से मिलकर बनती है। किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की आपेक्षिक बहुलता उस समष्टि का आयु वितरण कहलाती है। किसी भी समष्टि में प्रायः 3 आयु वर्ग चिन्हित किए जाते हैं। नंबर 1, पूर्व प्रजननी आयु समूह। नंबर 2, जननक्षम आयु समूह। नंबर 3, पश्च प्रजननी आयु समूह। आयु वितरण जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर करता है तथा समष्टि वृद्धि को निर्धारित करता है। जैसे जननक्षम पुरुष व स्त्री एक आयु समूह बनाते हैं,
जनन पूर्व अवस्था या पूर्व प्रजननी अवस्था वाले बच्चे व बच्चियां एक आयु समूह बनाते हैं। अगर किसी समष्टि के लिए आयु वितरण को आलेखित किया जाता है तो बनने वाला आलेख आयु पिरामिड कहलाता है। इस आधार पर निम्न 3 प्रकार की समष्टियों का निर्माण होता है। नंबर 1, तेजी से बढ़ती समष्टि। पूर्व प्रजननी जीवों की संख्या सबसे अधिक व पश्च प्रजननी जीवों की संख्या सबसे कम होती है। नंबर 2, स्थिर समष्टि। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजननी व प्रजननी आयु वर्ग लगभग समान आकार के होते हैं। नंबर 3, घटती समष्टि। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजननी आयु वर्ग प्रजननी आयु वर्ग से छोटा होता है। समष्टि आकार एवं घनत्व। किसी भी जीव के आकार का तात्पर्य उस जीव संख्या में पाए जाने वाले कुल सदस्यों की संख्या से होता है, जबकि जीव संख्या के घनत्व का तात्पर्य किसी निश्चित अवधि में प्रत्येक इकाई क्षेत्र अथवा आयतन में उपस्थित सदस्यों की संख्या से होता है। विभिन्न आकार एवं माप वाले जीवों का घनत्व उनके भार के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। किसी जीव संख्या के घनत्व को 2 रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 1, अशोधित घनत्व। नंबर 2, पारिस्थितिक घनत्व। समष्टि वृद्धि। किसी प्रजाति के लिए समष्टि का आकार स्थिर नहीं होता। किसी भी क्षेत्र के लिए यह समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। समष्टि का आकार एक स्थैतिक पैमाना नहीं है। उनके कारक समष्टि के आकार में परिवर्तन लाते हैं, जैसे खाद्य उपलब्धता, परभक्षी दबाव, मौसमी बदलाव एवं रोग आदि। वास्तव में समष्टि घनत्व के ये परिवर्तन हमें समष्टि के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे क्या समष्टि फल फूल रही है अथवा घट रही है। जन्म दर व आप्रवासन समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं, जबकि मृत्यु दर व उत्प्रवासन इसे कम कर देते हैं। जन्म दर, इससे तात्पर्य समष्टि में जन्म लेने वाली उस संख्या से है जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व में जुड़ती है। मृत्यु दर, यह समष्टि में किसी नियत अवधि में होने वाली मृत्यु की संख्या का द्योतक है। आप्रवासन, यह उसी प्रजाति के जीवों की वह संख्या है जो नियत समय अवधि के दौरान उस आवास में कहीं और से आए हैं। उत्प्रवासन, यह समष्टि के उन जीवों की संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान वह आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। अतः समष्टि को प्रभावित करने वाले कारक जन्म दर, मृत्यु दर, अप्रवासन और उत्प्रवासन की स्थिति निर्धारित करती है। वृद्धि मॉडल। समय के साथ समष्टि वृद्धि विशिष्ट व पूर्वानुमानित तरीकों से होती है। इसे वृद्धि मॉडलों द्वारा जाना जा सकता है। हमारे देश में जनसंख्या की बेलगाम व अनियंत्रित वृद्धि एवं इससे जनित समस्याओं की विकरालता से अवगत हैं। इसी आधार पर हम यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि क्या विभिन्न जीव समष्टियां इसी तरह की वृद्धि दर्शाती है अथवा इन पर
कुछ नियंत्रण क्रिया भी काम करती है। मूल रूप से वृद्धि प्रतिरूप दो प्रकार के होते हैं, चरघातांकी वृद्धि या जे आकार की वृद्धि। इस प्रकार के वृद्धि प्रतिरूप में सर्वप्रथम जीव संख्या घनत्व तीव्रता से वृद्धि करता है। तत्पश्चात वातावरणीय प्रतिरोध अथवा अन्य प्रकार के सीमाकारी कारकों से प्रभावित होने के कारण वृद्धि अचानक रुक जाती है। इस प्रकार हमें चरघातांकी वृद्धि वक्र प्राप्त होता है। लॉजिस्टिक वृद्धि प्रकृति में किसी भी प्रजाति की समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते हैं कि लगातार चरघातांकी वृद्धि होती रहे। इसके कारण समष्टि के जीवों में सीमित संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। अंततः योग्यतम जीव की उत्तरजीविता व प्रजनन सुनिश्चित होते हैं। अनेक देशों की सरकारों ने इस तथ्य को समझा है तथा इसी को दृष्टिगत रखते हुए मानव जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रत्येक आवास की एक निश्चित धारण क्षमता होती है। अतः धारण क्षमता किसी प्रजाति के जीवों की वह अधिक से अधिक संभावित संख्या है जो कोई आवास, पर्यावरण, वहन या पोषित कर सकता है तथा जिसके बाद कोई वृद्धि संभव नहीं है। जीवन वृत्त विभिन्नता समष्टियां जिस आवास में निवास करती है उसमें अपनी जनन योग्यता बढ़ने हेतु विकसित होती है। इस फिटनेस को डार्विनियन फिटनेस कहा जाता है, अर्थात समष्टि का विकास जनन योग्यता को बढ़ने के परिप्रेक्ष्य में होता है। किसी विशिष्ट चयन दाब के अधीन जीव सर्वाधिक दक्ष व उपयुक्त प्रजनन कार्यनीति की दिशा में विकास करते हैं। किसी प्रजाति के जीवन वृत्त के निम्न विशिष्ट विवरण हो सकते हैं। प्रति प्रजनन से उत्पन्न संततियों की संख्या, जैसे अंडे, शिशु, प्रजनन की आयु, जीवन अवधि, पूरा जीवन अवधि जीने की संभावना। कुछ जीव अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, जैसे प्रशांत महासागरीय सैलमन, मछली तथा बास आदि, जबकि अन्य अपने जीवन काल में अनेक बार प्रजनन करते हैं, जैसे पक्षी व स्तनधारी। प्रत्येक समष्टि उपलब्ध कुल ऊर्जा का एक भाग ग्रहण करने में सक्षम होती है। इस ऊर्जा के प्रयोग द्वारा जीव अपना जीवन वृत्त निम्न विभिन्नताओं के साथ पूरा करते हैं। जीवन अवधि लंबी या छोटी होती है। प्रजनन की आवृत्ति एक अथवा अनेक बार और संतति की देखभाल कुछ या बहुत अधिक। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। पृथ्वी पर कोई भी जीव या पूरी समष्टि एकाकी जीवन नहीं जी सकती। प्रकृति में पाए जाने वाले जीव एक दूसरे के जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जीवों के मध्य दो प्रकार की अन्योन्य क्रिया होती है। नंबर 1 इंट्रा स्पेसिफिक, नंबर 2
इंटर स्पेसिफिक। दोनों ही प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं जीवों की वृद्धि, पोषण, जनन आदि जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। परभक्षण, यह दो जीवों के मध्य अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, जैसे शेर हिरण का भक्षण करता है, सांप चूहों को खाता है तथा मोर सांप को खाता है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में परपक्षियों की विशिष्ट भूमिका होती है। यह विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा स्थानांतरण हेतु चैनल के रूप में कार्य करते हैं। यह शिकार समष्टियों को नियंत्रण में रखते हैं। अनेक परपक्षियों का प्रयोग पीड़कों के जैव नियंत्रण में किया जाता है। स्पर्धा की एक पुरानी परंपरागत परिभाषा है। अंतर प्रजातीय स्पर्धा तब होती है जब विभिन्न प्रजातियों के सदस्य प्रकाश, स्थान व पोषक तत्वों जैसे उन संसाधनों के उपयोग का प्रयास करते हैं जिसकी आपूर्ति सीमित है। डार्विन ने प्रकृतिवरण का सिद्धांत देते हुए इसके प्रमुख बिंदु अस्तित्व के लिए संघर्ष व प्रकृति में उपयुक्ततम की उत्तरजीविता की व्याख्या में यह माना कि जैव विकास हेतु अंतर प्रजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। ऐसा माना जाता है कि स्पर्धा तब होती है जब घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियां उस समान संसाधन के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है, लेकिन यह पूर्ण रूप से सही नहीं है क्योंकि पूर्ण रूप से असंबंधित प्रजातियां भी समान संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिणी अमेरिका की कुछ उथली झीलों में प्रवासी फ्लेमिंगो व वहीं की निवासी मछलियों का खाना जंतुप्लवक यानी कि जूप्लांटन ही है। अतः पक्षी व मछली जैसे असमान जीवों में समान संसाधनों के लिए संघर्ष होता है। प्रतिस्पर्धा के होने के लिए संसाधनों का सीमित मात्रा में होना आवश्यक नहीं होता। बाधा स्पर्धा इसकी पुष्टि करती है। बाधा स्पर्धा ऐसी स्पर्धा जिसमें किसी एक प्रजाति के भोजन ग्रहण करने की क्षमता या अशन दक्षता दूसरी प्रजाति की बाधाकारी व दमनकारी उपस्थिति के कारण घट जाती है, चाहे संसाधन अर्थात खाद्य व स्थान प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। बाधा स्पर्धा कहलाती है। जीएफ गॉस के अनुसार कोई भी दो संबंधित प्रजातियां समान काल में समान कर्मता असीम काल तक धारण नहीं कर सकती है, अर्थात कोई दो घनिष्ठ रूप से संबंधित प्रजातियां जो समान संसाधनों के लिए स्पर्धा कर रही हो अनिश्चित काल तक साथ साथ नहीं रह सकती तथा अंततः प्रतिस्पर्धात्मक रूप से कमजोर प्रजाति निष्कासित कर दी जाती है। परजीविता यह एक ऐसी अन्योन्य क्रिया है जिसमें एक छोटे आकार का जीव दूसरे जिसे परजीवी कहते हैं एक बड़े आकार के जीव जिसे परपोषी अथवा पोषक कहते हैं से भोजन प्राप्त करता है। परजीवी अपने जीवन का कुछ या संपूर्ण भाग परपोषी के ऊपर या इसके भीतर व्यतीत करता है। परजीवी कई प्रकार के होते हैं
जैसे बाह्य परजीवी एवं अंतर परजीवी। बाह्य परजीवी परपोषी के शरीर के ऊपर रहते हैं, जैसे मानव में जूं, जबकि अंतः परजीवी परपोषी के शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे मलेरिया परजीवी। स्थायी एवं अस्थायी परजीवी। स्थायी परजीवी अपने जीवन पर्यंत परपोषी के संपर्क में बने रहते हैं, जैसे अमरबेल, जबकि अस्थायी परजीवी परपोषी के संपर्क में थोड़े ही समय के लिए आती हैं, जैसे खटमल। अविकल्पी एवं विकल्पी परजीवी ऐसे जीव जो पूर्णतः दूसरे जीवों पर भोजन एवं आवास के लिए निर्भर होते हैं, अविकल्पी परजीवी कहलाते हैं, जैसे अमरबेल। ऐसे जीव जो परजीवी नहीं होते लेकिन परपोषी के संपर्क में आने पर परजीवी बन जाते हैं, विकल्पी परजीवी कहलाते हैं, जैसे प्राण या पैलिमोन। रोगजनक एवं अरोगजनक परजीवी वे परजीवी जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक परजीवी कहलाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका आदि। जो परजीवी रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, अरोगजनक परजीवी कहलाते हैं, जैसे ई कोलाई जो कि हमारे आंतों में पाई जाती है, टिड्डा आदि। पूर्ण परजीवी एवं अर्ध परजीवी। पूर्ण परजीवी अपने परपोषी पर अपनी सभी आवश्यकताओं जैसे भोजन, स्थान के लिए पूर्णतः निर्भर रहते हैं, जैसे अमरबेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी है। अर्ध परजीवी अपने भोजन का कुछ भाग परपोषी से प्राप्त करते हैं तथा कुछ भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये परजीवी प्रायः जल एवं खनिज परपोषी से प्राप्त करते हैं, जैसे विस्कम, यह एक अर्ध स्तंभ परजीवी है। सहभोजिता, जब दो भिन्न जातियों के जीव एक साथ रहते हैं लेकिन दोनों के बीच किसी प्रकार की शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता, तो ऐसे जीव को सहभोजी तथा इस परिघटना को सहभोजिता कहते हैं। इस प्रकार के संबंध में एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। उदाहरण देखेंगे, पायलट मछली शार्क का पीछा करती है तथा उससे किसी प्रकार का संपर्क नहीं बनाती है। यह भोजन के गिरते हुए टुकड़ों जो कि शार्क के मुख से गिरते हैं का भक्षण करती है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देखिए, आम की एक शाखा पर अधिपादप के रूप में उगने वाला आर्किड का पौधा सहभोजिता का एक अच्छा उदाहरण है। सहजीविता, यह दो विभिन्न जीवों के मध्य संबंध है जिसके फलस्वरूप एक अथवा दोनों ही जीवों को लाभ होता है तथा किसी भी जीव को हानि नहीं होती है। इस प्रकार का संबंध दोनों जीवों के मध्य भोजन, आवास, आधार तथा परिवहन के रूप में हो सकता है। यह संबंध सतत या क्षणिक हो सकता है। उदाहरण, लाइकेन एक कवक व प्रकाश संश्लेषी शैवाल के बीच एक घनिष्ठ सहजीवी संबंधों का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें शैवाल प्रकाश संश्लेषण कर भोजन बनाता है, जबकि कवक जल व खनिजों के अवशोषण व सुरक्षा आदि जैसे कार्य संपन्न करता है। आइए अभ्यास के कुछ प्रश्न देखते हैं। किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है? तो जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनमें मूल गोप नहीं पाई जाती है, मूल गोप या रूट केप जिसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, मूल विहीन स्वतंत्र प्लावी पौधे का नाम लिखिए। तो
मूल विहीन स्वतंत्र प्लावी पौधा वॉल्फिया है। लाइकेन्स में पाए जाने वाले दो सहजीवी जीवों के नाम, तो एक कवक है और दूसरा शैवाल है। एक आंशिक मूल परजीवी पौधे का नाम बताइए, तो इसका नाम है चंदन। सहभोजिता किसे कहते हैं? सहभोजिता एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को अप्रभावित रहती है, इस क्रिया को या सहभोजिता कहा जाता है। मृदा निर्माण क्या कहलाता है? मृदा निर्माण की क्रिया को पेडोजेनेसिस कहते हैं। धसे रंध्र पाए जाते हैं, उसका नाम बताइए, उस पौधे का नाम बताइए जिसमें धसे रंध्र पाए जाते हैं। तो मरुद्भिद पौधों में रंध्र जो होते हैं वो धसे होते हैं। शून्य जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा लिखिए। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर हो जाती है, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान हो जाती है, तो इस प्रकार की जनसंख्या को शून्य जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। आयु वितरण क्या है? किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की आपेक्षिक बहुलता को आयु वितरण कहा जाता है। मनुष्य की जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसे हम डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही।